अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूनिट है हमारा, सब कुछ हो गया। इकोलॉजी 4 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये चैप्टर जो है एक तरह समझिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से शायद बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इसलिए कि देखो सबसे ज़्यादा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है। अब नहीं आ रहा है, अब इकोलॉजी से कम ही आता है उसमें। अगर मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़्यादा भी आता है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी देखो तुमको कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसको, और क्वेश्चन इकोलॉजी के बराबर ही आता है। इकोलॉजी को ह्यूमन फिजियोलॉजी से कम पढ़ना है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो बराबर में आता है। यानी कि जो हाईएस्ट क्वेश्चन ग्रॉसर जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी से। इकोलॉजी छोटा होते हुए भी जो है वो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का देखिएगा जो नंबर होता है तीनों में बराबर ही होता है, करीब करीब। तो इकोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वो है तुम्हारा वही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और वो ग्रुप में अगर रहे तो फिर पॉपुलेशन कहलाएंगे, सेम स्पीशीज का। इसमें देखिएगा हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला तो हमको पढ़ लेना है इसमें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। थर्ड अगर आप देखेंगे वो हो जाएगा एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, वाटर, टेम्परेचर, वाटर और लाइट, सॉइल। फोर्थ क्या हो जाएगा, लाइट, सॉइल, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे क्या क्या रेस्पॉन्स एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट में, ये सब है, टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर है, लाइट है, और फोर्थ क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे अगर आप देखते हैं कि ये रेगुलेट, एक ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट में कैसे रेस्पॉन्ड करती है। रेगुलेट, कन्फर्म, थर्ड रेगुलेट, कन्फर्म, और क्या हो सकता है, रेगुलेट, कन्फर्म। ध्यान रखना, ये हमेशा ये बात का ध्यान रख के पढ़ना, ये
सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने तुमको रीजन बता दिया। रेगुलेट, कंफर्म, और अगर आप देखते हैं वो माइग्रेट, सस्पेंड, सस्पेंड, ठीक। उसके बाद 5th में हमको पढ़ना होगा पॉपुलेशन, 6th में पॉपुलेशन ग्रोथ, 7th में ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल में जैसे आप देखेंगे कि ग्रोथ मॉडल में जैसे अगर आप देखेंगे कि एक हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। 8 नंबर ग्रोथ मॉडल, ठीक है। एक्चुअल लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, और 9 नंबर हो जाएगा तुम्हारा सबसे लास्ट में इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे प्रेडेशन हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, पैरासिटिज्म हो जाएगा, और कमेंसलिज्म हो जाएगा, अमेंसलिज्म हो जाएगा, और आपको कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, और सबसे लास्ट में म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। 2 और बताएंगे, प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड सिम्बायोसिस, ठीक है। 2 और बताएंगे, प्रोटो लिखने की जगह नहीं है, कॉर्पोरेशन और सिम्बायोसिस। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बताएंगे, एमेंसलिज्म बताएंगे, प्रोटोकॉर्पोरेशन, सिम्बायोसिस, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर देखोगे इकोलॉजी का डेफिनेशन, इकोलॉजी, लॉजी लोगस से वर्ड आया है, ठीक है, और इको का मतलब एनवायरमेंट, 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 स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का सबसे पहले टर्म, हालांकि पिछले साल हमने काफ़ी इसके साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि किसने दिया था, क्या दिया था वो इकोलॉजी, अभी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा फ़ायदा, पहले पढ़ाते थे, चेंजेस तो हर साल आता रहता है। तो आप देखेंगे कि इकोलॉजी फर्स्ट, ऐसे लिखो, टर्म फर्स्ट गिवन बाय, टर्म फर्स्ट गिवन बाय किसने दिया था? ई हैकल, हैकल ने सबसे पहले ये टर्म दिया था, ई हैकल, ठीक है। लेकिन ठीक है,
लेकिन एच रिचर ने वो सबसे पहले इस टर्म का इम्पोर्टेंस बताया था, ठीक है, इस डेफिनेशन का इम्पोर्टेंस बताया था, ठीक है। एच रिचर describe the importance of definition of ecology, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। और एक चीज और अगर आप देखते हैं इसमें, ठीक है, कि इधर जैसे देखिएगा, ठीक है, तो एच रिचर जो है वो डिस्क्राइब किया था इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा। ये प्रोमिनेंट इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट, तो ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट भी कहे जा सकते हैं, ठीक है। वो प्रोमिनेंट इंडियन इकोलॉजिस्ट, एक चीज प्रोमिनेंट इंडियन इकोलॉजिस्ट, अच्छा, और या आप कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद नहीं, इकोलॉजी का डेफिनेशन, मतलब इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। अब इकोलॉजी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरैक्शन और जिसको आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द, ठीक है, ठीक है, देखो among the living organisms, ठीक है, between the living organisms and their environment, बात समझ में आई है? देखो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। मान लीजिए कोई जगह है, बहुत सारा जो है इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सब, ठीक, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरैक्ट करता है, या कैसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। रेसिप्रोकल मतलब लेन देन कैसे होता है, या ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप है, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब क्या लेन देन, क्या इंटरेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक टाइगर का डियर के साथ क्या इंटरेक्शन है,
मार के खा जाता है, प्रेडेट कर लेता है, उसको खा जाता है। ठीक है, एक टाइगर का, ठीक है, टिग्रेस के साथ, फीमेल टाइगर के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, वो मार के नहीं खाता है, रिप्रोडक्शन हो करता है उसके साथ। एक टाइगर का मच्छर के साथ क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। एक टाइगर का, ठीक है, फिश के साथ क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। एक टाइगर का हाथी के साथ क्या रिलेशन है? ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है। लड़ाई हो जाती है तो फिर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक गोट का, ठीक है, वो, हाँ, एक टाइगर का अब अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है? एक, ये तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो गया, इन्वायरमेंट के साथ। एक टाइगर का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि रिलेशन है, कैसे रिलेशन है? खाता नहीं है उसको, लेकिन प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलता है उसको ये कंज्यूम करता है। एक टाइगर का एक टाइगर का, या फिर अगर आप देखेंगे एक गोट का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है? तो गोट जो है, ठीक है, जैसे जमीन पे रहती है, ठीक है, और जमीन पे रहती है, घास खाती है, और वाटर के साथ कैसा रिलेशन है? पानी पीती है, रहती नहीं है उसमें। टाइगर का पानी के साथ क्या रिलेशन है? पानी को पीता है, रहता नहीं है। एक एक मछली का पानी के साथ क्या रिलेशन है? मछली पानी में रहती है, उससे ऑक्सीजन लेती है, रहती भी है। ठीक है, तो ये जो है, यही रिलेशन ऑर्गेनिज्म के का आपस में और इन्वायरमेंट के साथ, इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इसी रिलेशन के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यही हो गया क्या आपका? इकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, इकोलॉजी के बाद फिर हम लोग देखते हैं इकोलॉजी के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है, और क्या हो जाए? ठीक है, ये तो हो गया। तो इसका मतलब, ठीक है, इकोलॉजी डील्स विथ 4 levels of biological organization, organization। जैसे क्या क्या 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? वो 4 लेवल क्या है? सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स होगा, ऑर्गेनिजम्स के बाद पॉपुलेशन होगा, हायर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद फिर कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी, एंड देन वो क्या हो जाएगा? बायोम्स, बायोम्स। ठीक है, जरा देखो, इसको मिटा रहा हूं। देखिए, देखो, ऑर्गेनिजम्स
और ये लोवेस्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद मेनी ऑफ टाइप एट अ प्लेस, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, पॉपुलेशन बन जाएगा। मेनी ऑफ सेम टाइप एट अ प्लेस, वो क्या बन जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है। मेनी, ठीक है, बायोम्स है ना, हालांकि सीधे बायोम्स नहीं होता है, यहाँ पर लैंडस्केप भी आ जाएगा एंड देन जो है वो क्या हो जाएगा, बायोम्स हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट बायोम्स के बाद फिर क्या आ जाएगा, वो सब के सब मिल जाएंगे, मेनी ऑल बायोम्स, तो इकोसिस्टम, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इकोसिस्टम में, ठीक है। अगर ये देखिएगा, इसको भी आप हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं इकोसिस्टम को। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई जगह है, कोई सी भी जगह है, ठीक है, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म, मान लो ये सब क्या है, डॉग है, डॉग का इस, ठीक है, डॉग का, ये कैट का, ठीक है, डॉग इस जगह पे जितने भी डॉग होंगे, ठीक है, उसके उस डॉग के ग्रुप को, यानी डॉग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर सेम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को स्पीशीज ना कहते हैं, स्पीशीज और पॉपुलेशन में फर्क है। पॉपुलेशन इज प्लेस लिमिटेड, प्लेस लिमिटेड। जैसे एग्जाम्पल, ये क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास में जितने बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होंगे, ठीक है, तो ये क्लास में जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनके ग्रुप को हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। वही अगर दूसरा क्लास में जितने बैक्टीरियाज होंगे, वो सेम बैक्टीरिया की स्पीशीज है, स्पीशीज सेम है, लेकिन वो अगर बोला जाए कि ये इस क्लास का, मान लो ये क्लास ए है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि, और अगर बी क्लास में जो बैक्टीरिया की, ये मान लो एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, तो ये जो ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये ए क्लास की बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है। आप ए क्लास की बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में इसको, इस बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। स्पीशीज में पूरे दुनिया में जो भी सेम तरह का जो है वो ऑर्गेनिज्म होगा पूरे दुनिया में, वो क्या होगा, स्पीशीज होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए जो पटना में जो लोग रह रहे हैं, आप कहेंगे, मतलब पटना में जो इंसान रह रहा है, आप कहेंगे कि पटना क्या इंसान की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर दिल्ली का इंसान, स्पीशीज है, सेम स्पीशीज इंसान ही है, लेकिन दिल्ली का ह्यूमन पटना के पॉपुलेशन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो होता है वो प्लेस लिमिटेड होता है, उसमें आपको प्लेस को भी डिफाइन करना होता है। स्पीशीज को बस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को स्पीशीज। क्या कोई जगह का जिक्र होगा? नहीं। लेकिन पॉपुलेशन आप जब भी बोलेंगे तो आपको जगह बताना होगा कि भाई सेम तरह के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो बताना पड़ेगा कि वो उस जगह का क्या है, पर्टिकुलर जगह का सेम तरह के ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। पॉपुलेशन में जगह बताना जरूरी होता है।
तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन मेनी ऑफ सेम टाइम एट ए प्लेस, ठीक है, और कम्युनिटी, ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, हाँ, सारे कोई जगह की जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितनी, मान लो ये कोई और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, सारे पॉपुलेशन को अगर आप, ठीक है, एक जगह पे कर देते हैं, ठीक है, एक जगह पे, तो उसी को आप क्या बोलने लगते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप, कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, ठीक है, कि कम्युनिटी आप किसको कह सकते हैं, ठीक है, उसमें एक लैंडस्केप भी आएगा जो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कम्युनिटी किसी भी जगह का जितना भी डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन है सबको एक जगह पे ले लोगे तो आप उसको कहने लगते हैं कम्युनिटी। और इस जगह, तो ये बायोटिक फैक्टर्स ना हो गया इसका, यानी कि बायोटिक फैक्टर कहने का मतलब है कि ये बायोटिक मतलब है, बायोटिक है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, किसी जगह का लिविंग बींग्स यानी कम्युनिटी, और प्लस उस जगह का इन्वायरमेंट को अगर आप ले लेते हैं, तब आप उसी को आप क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को भी अगर आपने कंसिडर कर लिया तो उसको आप क्या बोलते हैं बायोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम्स कहेंगे, ठीक है। और अगर आप उसको आप क्या बोलेंगे, बायोम्स कहेंगे, ठीक है। और आप कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी एंड देन जो है, ठीक है, और या देखो ये बेसिकली जो है, ठीक है, ये बेसिकली अगर आप कहते हैं इसको, ठीक है, कि ये बायोम्स हो सकता है। अब ये बताते हैं बायोम्स के बारे में। बायोम्स जो होगा वो क्या होगा, वो, ठीक है, एक मिनट देखो, इको सिस्टम, रुक जाओ, इकोस्फीयर, ये जिसको बायोस्फीयर भी कहते हैं, रुको एक सेकंड, गलती लिख दिया था। हाँ, कम्युनिटी के साथ एनवायरनमेंट भी अगर आप लगा देते हैं, एनवायरनमेंट, जैसे देख रहे हैं ये कम्युनिटी है, इस जगह की कम्युनिटी, और इसके साथ एनवायरनमेंट भी अगर लगा देंगे तो आप उसी को आप क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। और दुनिया का जितना भी, ठीक है, बहुत सारा इकोसिस्टम को एक जगह पे ले लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, उसको बायोम्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, बायोम्स। मेनली पूरे वर्ल्ड में 6 तरह का क्या होता है, बायोम्स होता है। पूरे वर्ल्ड में 6 तरह का क्या रहता है, बायोम्स होता है। और दुनिया का अगर सारा बायोम्स को अगर आप, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सारा बायोम्स को अगर आप एक जगह पे ले लेंगे, सारे बायोम्स को, तब आप उसी को पूरे वर्ल्ड के, पूरे अर्थ के बायोम्स को आप क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं या फिर बायोस्फीयर कहते हैं। इकोसिस्टम या फिर बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम या बायोस्फीयर। यही जो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं।
देखो सेकंड है ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जिसको आप कहते हैं इकोलॉजी एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। ये स्टडी है एडेप्टेशन की, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्टडी ऑफ एडेप्टेशन, स्टडी ऑफ एडेप्टेशन, एक मिनट रुको, स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एन organism to environment with respect to सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। देखो क्या लिखा हुआ, स्टडी ऑफ एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, नाम से पकड़ लो, इकोलॉजी एज ऑर्गेनिस्मिक लेवल। फिजियोलॉजी को आपको पढ़ना है, फिजियोलॉजी को। स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का आपको एडेप्टेशन पढ़ना है टू इन्वायरमेंट with respect to survival and reproduction, with respect to survival and reproduction। जैसे देखो, अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक है, अगर आप गौर करेंगे स्टडी ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है, तो ये अगर आप गौर करते हैं एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्वाइवल, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म मान लो कि मान लीजिए कि पानी में है, फिश है। आपको क्या करना है कि इसका फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में, हम पढ़ेंगे कि अगर ये पानी में अपने इन्वायरमेंट में ये जो रह रही है तो उसमें क्या क्या अडेप्टेशन है। हम देखेंगे कि इसमें गिल्स है, क्योंकि पानी में रह रही है तो पानी में सांस लेने के लिए इसके पास गिल्स है, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। इसके पास फिन्स है तैरने के लिए, सरवाइव करने के लिए। इसके पास, ठीक है, अगर ये है मतलब कार्टिलेजिनस फिश है, तो इसके पास क्लेस्पर है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीजों की यानी ये सब फिन्स का डेवलपमेंट, गिल्स का डेवलपमेंट, क्लेस्पर का डेवलपमेंट, ये सब का डेवलपमेंट जो है, ठीक है, एम्पुला और लोरेंजेनी, ये सब का डेवलपमेंट जो है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का फंक्शन, खास तरह की फिजियोलॉजी चल रही है, ठीक है। और उसी के स्टडी को यही सारे अडेप्टेशन, ये गिल्स का आना, फिन्स का आना, ये सब एक तरह का अडेप्टेशन है। यही सारी अडेप्टेशंस को ही स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट विथ रिस्पेक्ट, ताकि इस अडेप्टेशन के वजह से इनका क्या हो सके, इनका
सर्वाइवल हो रह सके, मतलब वो सर्वाइव कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या ऑर्गेनिज्म, ये हो गया तुम्हारा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एनसीईआरटी एकदम पकड़ के चलना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये सब बायोम्स, हैबिटेट, ये सब का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन हम डायग्राम से आपको बता दे रहे हैं। डायग्राम से देखोगे, जैसे डायग्राम से ये देखो, अर्थ है, बोलो अर्थ एकदम सीधी घूमती है या टिल्ट रहता है हल्का सा, अर्थ जो रहती है एकदम ऐसे नहीं है, हल्की सी टिल्ट है, 23.5 यहाँ पर एंगल बनता है। बोलो यस और नो, तो जितना जानते हो क्या ज्योग्राफी। ठीक है, ये टिल्ट ऑफ इट्स एक्स, टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे ये क्या रहता है, थोड़ा सा टिल्ट रहता है। और आप जानते हैं अर्थ जो है वो रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, यहाँ पे रोटेट करता है, घूमता रहता है एक एक्सिस के अराउंड में, एक ठीक है सर्कमफ्रेंस के अराउंड में घूमता रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टिल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये दोनों के वजह से, या ऐसे करके लिखो थोड़ा सा, समझना थोड़ा सा, एकदम एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है जो बता रहे हैं। टिल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, और ये क्या है, घूम रहा है, जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सेंटर में, जानते हैं ना, हाँ भाई सन है, सन, ये देखिए ब्लू रंग का सन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन, इसके वजह से क्या होता है आपको पता है, एनुअल वेरिएशन ऑफ सीजन एंड टेम्परेचर, देखो ये जो घूम रहा है, एक दिन ये पूरा चक्कर अर्थ कितने दिन में लगा लेता है, 365 दिन में। जब अर्थ सन के करीब आ जाता है यहाँ पे तो समर सीजन हो जाता है, जब अर्थ सन से दूर आ जाता है तो विंटर सीजन हो जाता है। यानी एक साल में सीजन में वेरिएशंस होता है कि नहीं होता है, किसके वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ की जो टिल्टिंग है और वो जो उसके ऊपर रोटेट कर रहा है ना, तो उसके वजह से दिन और रात बनता है, दिन में टेम्परेचर कम ज्यादा और रात में टेम्परेचर कम, है कि नहीं, क्योंकि रात में ये वाला हिस्सा जो रहेगा अर्थ का, ये सन से दूसरी तरफ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे रात हो जाती है, ठंडा हो जाता है, और यहाँ पे गर्म ही हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर की जो वेरिएशंस होती है, ठीक है, सीजन में ही टेम्परेचर गर्मी में ज्यादा, ठंडे में कम, तो एनुअल वेरिएशन जो होगा किसका, सीजन का, टेम्परेचर का,
एनुअल वेरिएशंस, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, ठीक है, वो एक साल में जो वेरिएशन वो तुम्हारा टिल्ट ऑफ अर्थ के वजह से और रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से, यही देखोगे तुम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, अगर सीजन वेरिएशन, जैसा देखो क्या लिख रहे हैं, वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नो, रेन, हाँ, और प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस के वजह से, प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस के वजह से डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वेरिएशंस के वजह से डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन, मतलब कहने का ये है डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, कहने का मतलब ये है वेरिएशन इन स्नो, ठीक है, रेन। आप देखेंगे कि अभी बताते हैं, आप देखेंगे कहीं पर डेजर्ट, डेजर्ट को, एक डेजर्ट जो है वो भी एक तरह का क्या है, बायोम्स है, और एक है तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ खूब बारिश होती है, तो वो ये दोनों दो बायोम्स है। बताते हैं बायोम्स के बारे में। अब बताओ, एक ही मतलब कि जैसे कह लीजिए कि एक ही कंट्री में, इंडिया ही में आप देखिए, इंडिया ही में आप देखिए, जब गर्मी पड़ती है तो पूरे इंडिया में गर्मी पड़ती है, लेकिन एक जगह पे राजस्थान में डेजर्ट है और केरला में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, और केरला और ये सब जगह जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो प्रेसिपिटेशन के वेरिएशंस के वजह से, प्रेसिपिटेशन मतलब जो पानी जो आता है चाहे स्नो के फॉर्म में चाहे रेन के फॉर्म में, उसके वजह से आपको, ठीक है, क्या हो सकता है, उसके वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, वो बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वेरिएशन है। ये क्या होगा, फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म्स करेगा, ठीक है, बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स। बायोम्स का एक अगर और, ठीक है, बायोम्स का एक डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे देखिएगा ये बायोम्स का डायग्राम, और देख लीजिएगा हम रफ में बना रहे हैं, ठीक है, हम जैसे रफ में बना रहे हैं बायोम्स का डायग्राम। बहुत तरह, 6 तरह का मेनली जो है, मेनली 6 तरह का बायोम्स होता है। जैसे अगर आप देखेंगे डेजर्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, उसके बाद जो है फिर जैसे देखोगे टेम्परेट फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट होगा, अल्पाइन और, ठीक है, अल्पाइन और आर्टिक टुंड्रा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है, अल्पाइन जो है और क्या होगा, आर्टिक टुंड्रा होगा, ठीक। आप देखिए, ठीक है, ये देखिए बायोम जो है, ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे, ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर अगर आप देखेंगे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये क्या हो सकता है, ये सेंटीमीटर में कितनी बारिश, एवरेज, मीन एवरेज एक साल में कितनी बारिश हो रही है, मीन एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, इधर -15 से 30। तो ये देखिए कौन कौन होगा बायोम्स, अगर आप देखते हैं, ये रफ में बना रहे हो, उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो समझ जाना तुम लोग।
थोड़ा सा और, कहाँ गया डस्टर? देखो, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं बायोम, ये डेजर्ट है। डेजर्ट, ये इतना डेजर्ट किस टेम्परेचर पे रह सकता है? मान कर चलिए 10 से लेकर के 25 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। और रेनफॉल जो होगी, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, काफी कम होगा, बहुत से बहुत, ठीक है, 50 से 75 से ज्यादा जो है वो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आप समझ जाइए, इसको आप कहेंगे, ठीक है क्या, ये जो है डेजर्ट हो गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में थोड़ी बारिश और होती है, और करीब करीब टेम्परेचर किसी ग्रासलैंड का ठंडा भी होता है, कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। थोड़ा और नीचे आएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको आप कहेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, ये वाला जो फॉरेस्ट अगर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट देखा होगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा वो तुम्हारा टेम्परेट फॉरेस्ट होगा। थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा होती है, रेंज काफ़ी रहता है, कोई टेम्परेट फॉरेस्ट में कम भी, कोई टेम्परेट फॉरेस्ट ठंडा भी रहेगा, यहाँ पर जो है कोई टेम्परेट गर्म भी रहेगा। ठीक है, मेनली ये ठंडा ही रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ टेम्परेचर फॉरेस्ट कम रेनफॉल भी हो, कहीं पर ज़्यादा भी होगी रेनफॉल। टेम्परेट फॉरेस्ट, ये वाला जो फॉरेस्ट है ये अगर देखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, देखो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होगी। और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा। मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट थोड़ा सा ये ठंडा रहता है और रेनफॉल ठीक ही होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, ये काफी ठंडी जगह पे, काफी देखिए टेम्परेचर काफी कम है, प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर होता होगा वो स्नो के फॉर्म में थोड़ा ज्यादा होता होगा। ठीक है, तो ये अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा, टुंड्रा कहते हैं वैसी जगह, काफी पेड़ पूरा है ये स्नो से ही भरा रहता होगा। ठीक है, तो बायोम्स इतने तरह का। हाँ, और एक बायोम्स में अगर आप देखते हैं, देखो मिटाते हैं, बायोम्स में, ठीक है, वो वेरिएशंस अगर आ जाए, ठीक है, लोकल एंड रीजनल वेरिएशंस, local and regional variations of biotic और abiotic factors, तो फिर क्या बनता है, हैबिटेट्स बन जाता है, हैबिटेट्स। ठीक है, बायोम्स ये क्या बन जाएगा, हैबिटेट बन जाएगा। मतलब कोई भी एक बायोम, जैसे मान लीजिए ये बायोम, ये इसमें यहां पर देखिए इस जगह पे बायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, इस जगह पे लिविंग बींग्स और इन्वायरमेंट, मतलब ये बायोटिक फैक्टर कुछ और हो सकता है इस जगह पे। ठीक है, बायोटिक अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, बायोटिक फैक्टर यानी कि अलग तरह का ऑर्गेनिज्म होगा और अलग तरह का ये बायोटिक फैक्टर होगा, तो इसको अलग हैबिटेट कहेंगे, इसको अलग हैबिटेट कहेंगे। जाहिर है इसमें अलग तरह का बायोटिक फैक्टर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर का देखो इन्वायरमेंट कुछ और है, देख रहे हो थोड़ा ये ज्यादा ठंडा है और यहाँ पर का थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो इन्वायरमेंट फैक्टर चेंज होने की वजह से
एबायोटिक फैक्टर चेंज होने की वजह से बायोटिक फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि एक ही बायोम में ये अलग अलग तरह का क्या है, रहने की जगह अलग अलग तरह है, यानी हैबिटेट जो है वो क्या है, वो अलग अलग तरह का है, हैबिटेट जो अलग अलग तरह का है। जैसे बायोटिक में क्या आ सकता है, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, प्रेडेटर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अलग अलग तरह के आप सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, शिकार करने वाले अलग तरह के जानवर, पैरासाइट अलग तरह के, ठीक है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग तरह का। तो ये सब जो है उसमें प्रेजेंट हो सकता है। ए बायोटिक फैक्टर आप देखेंगे अलग अलग तरह का, ए बायोटिक फैक्टर अलग तरह का टेम्परेचर होगा, अलग तरह का रेनफॉल होगी, अलग तरह की जो है वो सॉइल होगा, अलग तरह की लाइट होगी, ठीक है। तो ये सब जो है वो वेरी कर सकता है, यहाँ कहीं पर ज्यादा लाइट, कहीं पे कम लाइट, तो अलग अलग तरह का हैबिटेट्स हो सकता है, ठीक है। हैबिटेट मतलब, ठीक है, रहने की जगह, ठीक है, प्लेस ऑफ लिविंग। हैबिटेट किसको कहेंगे, एक ही बायोम्स में अलग अलग प्लेस ऑफ लिविंग्स हो सकती है, प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग भी हो सकता है इसको। जैसे अगर आप देखते हैं प्लेस ऑफ लिविंग जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा कि एक्सट्रीम लाइफ जो है वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, एक्सट्रीम हैबिटेट में। अब ये कितने तरह का हैबिटेट होता है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं।